नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी की सीरीज को आज हम आगे बढ़ाएंगे। ठंड बहुत है, काफ़ी है, तो पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाने के क्रम में हम प्रस्तावना का सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे। आज आप ये जो देखेंगे तो वो उस प्रस्तावना का सेकंड पार्ट होगा। प्रस्तावना में हमने आपको दर्शन बताए थे, और दर्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला आदर्श और दूसरा है आकांक्षाएं। पहला आदर्श और दूसरा है आकांक्षाएं। आदर्श में मैंने आपको बता दिया था कि प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये मैंने आपको सारी बातें बता दी थी। यानी यहां से लेकर के यहां तक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, इसका मैंने सारा का सारा आपको अर्थ बताया था। तो थोड़ी सी इंक डाल लें हम इसमें। हम आकांक्षाओं की बात करें तो आकांक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं हमारी, मैंने ये भी आपको बताया था, और आज दोबारा मैं बताऊंगा इस चीज को कि आकांक्षाओं में हम न्याय को रखते हैं। किसको रखते हैं? न्याय को रखते हैं। न्याय के बाद में हम रखते हैं, एक मिनट, हाँ जी, न्याय, इसमें न्याय रखेंगे। दूसरा रखेंगे स्वतंत्रता, ठीक है। तीसरा रखेंगे समानता। समानता का अर्थ होता है यही, समता और समानता एक ही बात है, समानता। चौथा हम रखेंगे बंधुत्व, और बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारा। भाईचारा। इसके बाद में हम रखेंगे एकता और अखंडता। अब देखिए, हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रस्तावना होती क्या है। प्रस्तावना एक रूप से आप जब इंडेक्स, मैंने बताया था कि आप अपनी पुस्तक का इंडेक्स पढ़ रहे हैं, वो आपकी पुस्तक की प्रस्तावना है। यदि आप संविधान पढ़ रहे हैं तो ये आपकी क्या है? प्रस्तावना है। और प्रस्तावना में छोटे शब्दों में बड़ी बात वो कह देना जो बुक के अंदर है, यानी वो संविधान के अंदर है। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? यानी ये प्रभुत्व संपन्न कहां कहां मिलेगा हमें? समाजवादी किस किस अवसर पर देखने के लिए मिलेगा? पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक उसी प्रकार से हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और एकता और अखंडता की बात करेंगे कि ये हमें संविधान में देखने के लिए कहां मिलता है। अच्छा, हमें अपनी आकांक्षाओं की यदि पूर्ति करनी है, हमें अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करनी है तो हमें अपने आदर्शों को अच्छा करना होगा। यानी हम बिना आदर्शों को पूरा किए आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। यानी हमें न्याय चाहिए तो हमें इन सारी चीजों को फुलफिल बैठना चाहिए। ये सारी चीजें तभी मिल पाएंगी जब हम इन पर खरे उतरेंगे। दैट्स क्लियर? इतनी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। एक एक शब्द का हम अर्थ समझेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो, लगभग 20 मिनट की होगी इस पर, प्रस्तावना पर। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको प्रश्न दूंगा और आप देखेंगे कि आप उनको कर पा रहे हैं या नहीं। अब हम न्याय की बात करते हैं, यानी जस्टिस। यदि हम अपनी प्रस्तावना में देखें इस न्याय शब्द को, तो न्याय कितने प्रकार का है? न्याय है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। और वो कौन कौन सा न्याय है? तो न्याय है सामाजिक न्याय, दूसरा है कह सकते हैं आर्थिक न्याय, ठीक है, और तीसरा है राजनीतिक न्याय।
ठीक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब ये सामाजिक न्याय, सबसे पहली बात तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए हमारी संविधान की प्रस्तावना में न्याय है तो कितने प्रकार का है? वो है 3 प्रकार का। और कौन कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इनका क्रम बताइए। इनका क्रम ऐसे ही आपको याद करना है, स आ रा, यानी कि हम इसका क्रम ऐसे, इस जो एक तरीके से छोटी सी ट्रिक है, सामाजिक को याद करने के लिए हमें सारा याद कर लेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यानी आपसे अगर न्यायों का क्रम पूछा जाए कभी तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं। अब हम इसकी जिक्र कहां किया गया है संविधान में कि हमें सोशल जस्टिस कैसे मिलेगा और वो कौन कौन से प्रावधान हैं, जहां संविधान में ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जहां हमें सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय की बात हो रही है। तो हम देखें आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। यानी आप इन 5 आर्टिकल्स को देखेंगे तो ये मिलेंगे आपको मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में, यानी भाग 3 में। मौलिक अधिकार में आप मिलेंगे तो ये हैं, कह सकते हैं कि समानता का अधिकार वाला टॉपिक है ये, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। और जहां समानता की अधिकार की बात आएगी वो सामाजिक न्याय की बात करेगा। सामाजिक न्याय आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। और विधि के समक्ष समानता का क्या अर्थ है? कोई व्यक्ति यदि अमीर है और दूसरा व्यक्ति उसी के सापेक्ष गरीब है तो संविधान के यदि चश्मे से देखा जाए, संविधान की आंखों से देखा जाए, नजरों से देखा जाए तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों बिल्कुल बराबर हैं, दोनों के लिए कानून भी बिल्कुल बराबर हैं। ये कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई गोरा है, कोई काला है, यानी रंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं है यहाँ पर कानून में, और जाति के आधार पर भी, कोई क्षत्रिय है, कोई पंडित है, तो इस प्रकार से भी कोई भेदभाव संविधान ने नहीं किया है। विधि के समक्ष समानता, और जहां विधि के समक्ष समानता है, अब देखिए कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, दोनों के लिए कानून एक साथ हैं, दोनों के लिए कानून समान है। तो यहाँ पर सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जब आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा तो सामाजिक न्याय की बात बिल्कुल हो रही है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? राज्य जन्म, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और वैसे ये आपको पता ही होगा, लिंग, जाति, जन्म, धर्म के आदि के आधार पर राज्य क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के अवसर की समानता, लोक नियोजन के अवसर की समानता। अब देखिए लोक नियोजन का अर्थ होता है सरकारी पद, यानी सरकारी पदों पर अमीर गरीब रंग के आधार पर ये सरकार या राज्य नहीं देखेगा कि कोई व्यक्ति अमीर है तो इसे सरकारी नौकरियों पर छूट दे दें। अच्छा, आप अब यहां पर बात लेकर के आएंगे आरक्षण की। तो देखिए आरक्षण जो बात है, आरक्षण जो वर्षों से दबे कुचले थे, शोषित थे, पीड़ित थे, वंचित थे, उनको ऊपर उठाने का काम कर रही है। और आरक्षण यहां हमें सामाजिक न्याय की बात करता है, आरक्षण भी सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। जो लोग वर्षों से दबे हुए हैं, जिनको आर्थिक संसाधनों का फायदा नहीं मिल पाया, वो भी सामाजिक न्याय के जरिए ऊपर बढ़ रहे हैं। दैट्स क्लियर। आर्टिकल 14, 15, 16। आर्टिकल 17 कह रहा है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत।
आर्टिकल 17 कह रहा है अस्पष्टता का अंत। आर्टिकल 18 कह रहा है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कैसे? अंग्रेजों के जमाने में हमें कुछ अंग्रेजों के द्वारा उपाधियां दे दी जाती थी। क्या दे दिया जाता था? उपाधियां दे दी जाती थी, और उस उपाधियों के माध्यम से, उन उपाधियों के माध्यम से वो व्यक्ति बड़ा दिखाया जाता था समाज में। लेकिन जैसे ही संविधान लागू हुआ, संविधान के बनने के बाद में हमने उपाधियों का अंत कर दिया, लेकिन हम जो शैक्षणिक डिग्री होती है, शैक्षणिक उपाधि होती है और सैनिक उपाधि होती है, उनको हम बरकरार बनाए रखे हुए हैं। तो ये हमने सामाजिक न्याय देखा कि किस प्रकार से। अच्छा, ये आपसे पूछा जाए कि बताइए ये तीनों न्याय कहां से लिए गए हैं? ये क्वेश्चन और बढ़िया है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय लिए कहां से गए हैं? तो ये लिए गए हैं रूसी क्रांति से। कहां से? रूसी क्रांति से। ठीक है। इसके बाद में हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय आपको समझ में आ गया। आपसे अगर क्वेश्चन देखिए मेंस में इस प्रकार से पूछेगा, मैं अभी आपको बता देता हूं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित आकांक्षाओं पर एक लघु लेख लिखिए। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित आकांक्षाएं, आकांक्षाओं का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य होता है। यहां अगर आप ब्रैकेट में डालना चाहें तो लक्ष्य डाल सकते हैं कि लक्ष्य कौन कौन से हैं, उन पर व्याख्या कीजिए। हमारे संविधान की प्रस्तावना में वर्णित आकांक्षाओं या न्याय प्रस्तावना में वर्णित न्याय के बारे में बताइए। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, जो आप मूल बातें हैं उनसे आप अवगत हो चुके हैं। अब आप इसके बाद में लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप बुक को नहीं पढ़ेंगे तब तक यहां कोई कितना भी पढ़ा ले आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। इसके बाद हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं। आर्थिक न्याय क्या होता है? यानी हमें आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। आर्थिक न्याय संविधान में कहां दिया गया है? आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C। आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C ये साफ साफ रूप से ये आर्थिक न्याय के सबसे बड़े प्रावधान हैं। आर्थिक न्याय के सबसे बड़े प्रावधान है। अब देखिए, आर्थिक न्याय यानी कि जो हमारे देश के आर्थिक संसाधन हैं उनको, उनका फायदा, उनका लाभ एक गरीब तबके तक मिले, एक यानी कि कह सकते हैं कि बिल्कुल अंतिम छोर पर खड़ा एक व्यक्ति उसको मिले, तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक न्याय हो रहा है। क्या कहने? दोबारा सुनिए, मैं रिकॉल कर रहा हूं। आर्थिक न्याय हम तभी मान सकते हैं कि देश का अंतिम व्यक्ति जो अंतिम छोर पर खड़ा है बिल्कुल, उसको आर्थिक संसाधनों का फायदा मिले, इसी को कहते हैं आर्थिक न्याय। और आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C साफ साफ ये कहते हैं कि राज्य आर्थिक संसाधनों का उत्पादन तथा वितरण इस प्रकार से करेगा कि प्रत्येक राज्य के प्रत्येक नागरिक को उसका लाभ मिले। क्या? दोबारा से सुन लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए, मेरी कही हुई बात को नोट कर लीजिए कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C यह कहते हैं कि देश के आर्थिक संसाधनों के उत्पादन तथा वितरण राज्य कुछ इस प्रकार से करेगा कि प्रत्येक नागरिक को इसका फायदा मिले। ठीक है। तो आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C अब आप भी समझ में आ गया होगा। राजनीतिक अधिकार आप जाएंगे आर्टिकल 325, आर्टिकल 326, आर्टिकल 19A। 325, 326 एक ही तरह से जोड़ करके देख लीजिए इन्हें। आर्टिकल 325 और 326 हमें मत डालने का अधिकार देते हैं। आर्टिकल यानी कह सकते हैं कि आर्टिकल 325, 326 हमें मत डालने का और चुनाव लड़ने का अधिकार देते हैं। 18 जैसे ही कंप्लीट होगी तो यहाँ हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि अमीर के मत की वैल्यू कुछ ज्यादा है, गरीब के मत की वैल्यू कुछ कम है, तो ये हमारा राजनीतिक अधिकार है, क्योंकि यहाँ अमीर के मत की वैल्यू भी जो है वो भी गरीब जो है, एक पुअर व्यक्ति है, उसके वोट की वैल्यू भी वही है, उसके मत का मूल्य भी वही है। यानी उसके मत का मूल्य एक लग रहा है तो गरीब के मत का मूल्य भी एक ही लगेगा।
तो ये साफ साफ कह रहा है कि हमें मतदान करने का अधिकार है 18 से ऊपर। ऐसे नहीं कि कह सकते हैं कि उसमें नहीं है, संविधान में जो विधि है उस हिसाब से आर्टिकल 325 326 हमें चुनाव लड़ने का अधिकार है। ऐसा तो नहीं है कि अमीर आदमी ही चुनाव लड़े, इस देश में गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़े, बिल्कुल लड़ सकता है। आर्टिकल 19A आजादी की बात करता है, ये अभिव्यक्ति की आजादी, विचार और अभिव्यक्ति की आजादी भी एक राजनीतिक न्याय है। विचार और अभिव्यक्ति 19A विचार और अभिव्यक्ति की आजादी भी एक क्या है, राजनीतिक न्याय है। दैट्स क्लियर। तो हमने अभी एक बार एक बहुत कम समय में इसे रिकॉल करते हैं, हम न्याय की बात करी है। न्याय हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और इनका क्रम भी ऐसे ही याद करना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और सामाजिक न्याय की बात हम आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक करते हैं। अच्छा, आर्टिकल 23 और 24 भी सामाजिक न्याय में आ जाएंगे, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। अब मुझे बताया ना आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 क्या कहते हैं, यानी ये दोनों जो अधिकार हैं वो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं हमें। तो आर्थिक न्याय, अब आर्थिक न्याय की बात करेंगे तो आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, राज्य आर्थिक संसाधनों का उत्पादन तथा वितरण इस प्रकार से करेगा कि देश के सभी नागरिकों को उसका लाभ मिल सके। राजनीतिक न्याय आर्टिकल 325 आर्टिकल 326 हमें सभी प्रकार से वोट डालने का अधिकार है। दूसरा आर्टिकल 326 सभी को, इस देश के सभी नागरिकों को, ऐसा नहीं कि वो जो जेल में बंद है या उसके ऊपर सजा का प्रावधान है, जो विधि है उस हिसाब से आर्टिकल 326 कहता है कि इस देश में सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। आर्टिकल 19A विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी राजनीतिक न्याय है। दैट्स क्लियर। हमने पहला पॉइंट यहां से क्लियर कर लिया है, पहला ही पॉइंट इसमें ज्यादा बड़ा था, बाकी के सभी छोटे छोटे पॉइंट होंगे। इसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद में बात करते हैं किसकी, स्वतंत्रता की। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए संविधान में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो आप बताना 5 प्रकार की स्वतंत्रता है संविधान में। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी? विचार और अभिव्यक्ति, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये 2 हो गई। दूसरी है विश्वास, धर्म और उपासना। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए स्वतंत्रता कितने प्रकार की है हमारी प्रस्तावना में, तो आप बताना 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र हमने किया है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें कहां देखने के लिए मिलेगी? ये आर्टिकल 19 में देखने के लिए मिलेगी। आर्टिकल 19 ये साफ साफ कहता है कि हर प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और कहीं भी घूमना, कहीं भी पूरे देश में कहीं भी घूमना भी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इस 19 में बहुत सारे खंड हैं, 19(1)A, 19(1)B, C, D ऐसे करके। तो ये जितने भी 19 में प्रोविजंस हैं सभी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी हम किसी में विश्वास रख सकते हैं, यानी देश का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म में विश्वास या किसी व्यक्ति में विश्वास रख सकता है, किसी भी धर्म में विश्वास रख सकता है, किसी भी भगवान की उपासना कर सकता है, किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है। तो विश्वास, धर्म और उपासना, यानी ये धर्म से लेकर के बातें आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक हमें मिलती हैं। दिखाई दे रहा है? आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक हमें मिलती हैं क्या? विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखना ये आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक क्या कह रहे हैं, आर्टिकल 19 क्या कह रहा है। ये जो मैं पूर्ण रूप से कराऊंगा, जब आपको मौलिक अधिकार कराऊंगा, आर्टिकल 19 क्या कह रहा है, आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म और धार्मिक स्वतंत्रता है, ये मौलिक अधिकार है सभी। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम बंधुत्व पर।
बंधुत्व की बात करेंगे। बंधुत्व का मतलब क्या होता है? भाईचारा। बंधुत्व कहां देखने के लिए मिलेगा हमें? बंधुत्व देखने के लिए मिलेगा हमें कहां पर? आर्टिकल 27 और आर्टिकल 14 से 18 तक। अगेन बंधुत्व मतलब भाईचारा। आर्टिकल 27 कहता है कि राज्य कोई ऐसा कर नहीं, यानी नागरिकों से कोई ऐसा कर नहीं लेगा जो किसी एक विशेष धर्म को प्रोत्साहित करते हो या उसकी उन्नति करते हो। राज्य कोई ऐसा कर नहीं लेगा जो किसी एक विशेष धर्म को प्रोत्साहित या उसकी उन्नति करते हो। तो आर्टिकल 27 हमें भाईचारे की बात करता है कि हम अपने धर्म, अपनी जाति, अपने मजहब, अपने रंग, अपने पैसा आदि से बढ़कर के सभी लोगों को गले लगा रहे हैं। यही तो है भाईचारा। ठीक है। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक हम विधि के समक्ष समान हैं। समान का मतलब है हम में बहुत ज्यादा भाईचारा है। हम जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर समान हैं। तो हम में क्या है? भाईचारा है, बंधुत्व की भावना है हमारे अंदर। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीन शब्द। अब मैंने बताया था न्याय की बात जो थी, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय हमें रूसी क्रांति से देखने के लिए मिले थे। लेकिन ये जो तीन शब्द हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये हमने फ्रांसीसी क्रांति से देखने के लिए मिले हैं। यानी हमने ये जो सीखे हैं ये तीन शब्द, वो कहां से सीखे हैं? फ्रांसीसी क्रांति से सीखे हैं। That's clear। एक एक पॉइंट को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल पन्ने से खोल करके रख देने हैं। अगर क्वेश्चन फंसे भी तो जाए नहीं कहीं से, पीटी और मेंस दोनों में। एकता और अखंडता, एकता और अखंडता कहां देखने के लिए मिलेगी हमें? देखिए ना, आर्टिकल 27, आर्टिकल 14 से 18 मैं लिखवा चुका हूं। आर्टिकल 27 साफ साफ कहता है कि राज्य कोई ऐसा कर आरोपित नहीं करेगा जो किसी विशेष धर्म की उन्नति या प्रोत्साहित करता हो उसे। तो ये हमें यहाँ पर भाईचारे की बात दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है एकता और अखंडता। एकता और अखंडता ये कहां देखने के लिए मिलेगा हमें? ये लास्ट है। एकता और अखंडता कहां देखने के लिए मिलेगी? एकता और अखंडता, अखंडता का मतलब होता है जो कभी खंडित ना हो, जो कभी खंडित ना हो। और खंडित का अर्थ ये है कि हम साफ साफ कहते हैं कि हमारी एकता बनी रहे। हम धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये सभी शब्दों का बार बार जिक्र हो रहा है यहाँ पर। हम इन सबसे ऊपर उठकर के सोचें, तो यही तो हमारी अखंडता, एकता। और ये हमें देखने के लिए मिलेगी मौलिक कर्तव्यों में। मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 51 का, आर्टिकल 51 का में आते हैं मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? जैसे मौलिक अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार हमें किसने दिए हैं? राज्य ने दिए हैं। हम उसके राज्य के खिलाफ, या संविधान ने दिए हैं। और संविधान में यह हमें बताया गया है कि हम अगर राज्य हमारा शोषण करेगा, राज्य हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करेगा, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? मौलिक कर्तव्य यानी राज्य ने, संविधान ने राज्य को करने के लिए बाध्य किया है, तो संविधान ने हमें भी यानी नागरिकों को भी ये बताया है कि तुम्हारे भी कुछ कर्तव्य हैं। जैसे आप हमेशा अपने ध्वज का मतलब है तिरंगे का सम्मान करेंगे। और जब तिरंगे का हम सम्मान करेंगे तो हमारी एकता और अखंडता बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी? हम अपने राष्ट्रीय गीत का सम्मान करेंगे। ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं कुछ। तो मुझे लगता है कि अब आपकी बात समझ में आ गई होगी। अगर आकांक्षाओं से क्वेश्चन आएगा, आकांक्षाओं का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य। हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब हम अपने आदर्शों में, यहां मैंने आदर्श लिखवाए थे, दर्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, जो हम अपने आदर्शों को फुलफिल कर लेंगे। इसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। अगली जो वीडियो होगी वो 5 से 6 मिनट की होगी, 5 से 8 मिनट की होगी।
उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रस्तावना से मेंस में बन सकते हैं, और आप उन क्वेश्चंस को करके देखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, और बाकी का कल आपको नई वीडियो के साथ में मिलेंगे। उसके बाद में हम एंट्री करेंगे भाग 1 में, उसके बाद में भाग 2 में नागरिकता, फिर मौलिक अधिकारों पर आएंगे, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ऐसे क्रमबद्ध क्रम तरीके से हम बढ़ते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।